वेलकम टू बियॉन्ड नॉइज। आज का सवाल सीधा और बड़ा है। क्या भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच वो मेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाकई साइन हो गया है जिसके बारे में सालों से बात हो रही थी? हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इस समझौते की हर परत को खोलते हैं और ये साफ है कि ये सिर्फ कुछ सामान पर टैक्स कम करने की डील नहीं है। ये दो जायंट इकोनॉमीज के बीच एक नए रिश्ते की बुनियाद है। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि हम जब यूरोपियन यूनियन कहते हैं तो हमारा मतलब क्या है। ये कोई यूएन जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये 27 देशों का एक बहुत यूनिक क्लब है जो व्यापार, पर्यावरण और डिजिटल रेगुलेशन जैसे बड़े मामलों पर एक सिंगल यूनिट की तरह फैसले लेता है। एग्जैक्टली। और ट्रेड के मामले में यूई एक सिंगल मार्केट की तरह काम करता है। इसका मतलब है कि जब भारत यूई से डील कर रहा है तो वो जर्मनी या फ्रांस से नहीं बल्कि सीधे 450 मिलियन कंज्यूमर्स के एक बाजार से डील कर रहा है। राइट। बल्कि अपने स्टैंडर्ड्स और वैल्यूज जैसे लेबर राइट्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, डिजिटल गवर्नेंस को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने के लिए भी करता है। अच्छा, इसे द ब्रसल्स इफेक्ट भी कहते हैं ना? बिल्कुल। तो इस एग्रीमेंट से पहले भारत और ईयू का रिश्ता कैसा था? फिगर्स तो काफी इम्प्रेसिव है। 2024-25 में 136.5 बिलियन डॉलर का गुड्स ट्रेड और 83.1 बिलियन डॉलर का सर्विसेज ट्रेड। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। फिर इस समझौते की जरूरत क्यों पड़ी? और यही सबसे दिलचस्प विरोधाभास था जिसे सोर्सेस पॉइंट आउट करते हैं। एक तरफ तो अरबों डॉलर का व्यापार हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ कोई पक्का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं था। जैसे दो लोग रोज मिल तो रहे हैं पर कभी एक दूसरे का नंबर सेव नहीं किया। भारत में इंडस्ट्रियल गुड्स पर टैरिफ्स बहुत ज्यादा थे, कुछ मामलों में 100% से भी ऊपर। वहीं ईयू के अपने रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स इतने सख्त थी कि वो नॉन टैरिफ बैरियर्स का काम करते थे। हमारे आईटी प्रोफेशनल्स के लिए वीजा और क्वालिफिकेशंस की पहचान एक बड़ी रुकावट थी। तो हाई ट्रेड वॉल्यूम के बावजूद इंटीग्रेशन बहुत लो था। इसी गैप को भरने के लिए इस बड़े समझौते की जरूरत पड़ी। और यहीं पे बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये कोई मामूली एफटीए नहीं है। सोर्सेज इसे न्यू जनरेशन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कह रहे हैं। मतलब इसमें गुड्स के अलावा सर्विसेज, डिजिटल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, आईपीआर और यहाँ तक के पर्यावरण और लेबर स्टैंडर्ड्स भी शामिल हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका सोर्स में दी गई एक लाइन है, अ स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन अग्रीमेंट, नॉट मेयरली अ ट्रेड लिबरलाइजेशन अग्रीमेंट। अच्छा, ये सिर्फ व्यापार को थोड़ा और खोलने का समझौता नहीं है। ये दो इकोनॉमिक सिस्टम्स को, उनके रूल्स को, उनके डीएनए को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश है। एक तरह से ये भारत और ईयू के बीच एक इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जैसा है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। सबसे पहले सबसे बड़े हिस्से पर आते हैं, ट्रेड इन गुड्स। टैरिफ में कितनी कटौती हुई है? यहाँ के आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। चौंकाने वाले इसलिए क्योंकि ये भारत की ट्रेडिशनल प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी से एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। देखिए, ईयू अपनी 90% से ज्यादा टैरिफ लाइंस पर ड्यूटी खत्म कर रहा है, जिससे उनका 99.3% ट्रेड कवर हो जाएगा। 99.3%? वाह! वहीं भारत, जो ऐतिहासिक रूप से हाई टैरिफ इकोनॉमी रहा है, वो अपनी 86% से ज्यादा टैरिफ लाइंस पर ड्यूटी कम करेगा, जिससे ईयू से आने वाला 96.6% ट्रेड कवर होगा। इसका असल मतलब ये है कि कुछ सालों में दोनों के बीच लगभग सारा व्यापार ड्यूटी फ्री हो जाएगा। एक मिनट, कारों पर टैरिफ 110% से घटकर 10%। हाँ, कोटे के साथ। मशीनरी पर 44% से लगभग 0। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। इसका मतलब तो ये हुआ कि भारत सिर्फ बाजार नहीं खोल रहा, बल्कि दशकों पुरानी आत्मनिर्भर वाली सोच को एक नए तरीके से परिभाषित कर रहा है। क्या स्रोत बताते हैं कि ये पॉलिटिकल शिफ्ट क्यों और कैसे मुमकिन हुआ? बिल्कुल, सोर्सेज बताते हैं कि इसके पीछे दो बड़ी वजह है। एक, ग्लोबल सप्लाई चेन्स को डी रिस्क करने की जरूरत, खास तौर पर चीन पर निर्भरता कम करने की। राइट, द चाइना फैक्टर। और दूसरा, भारत का एम्बिशन एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बनने का। आप हाई स्टैंडर्ड ग्लोबल वैल्यू चेन्स का हिस्सा नहीं बन सकते अगर आपके टैरिफ्स दुनिया में सबसे ज्यादा हों। तो ये एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। यूरोपियन कंपनियों के लिए भारत अचानक एक ऐसा बाजार बन गया है जहां वो अब कम्पीट कर सकते हैं। ये तो हुई ईयू के फायदे की बात। भारत को इससे क्या मिला? हमारे एक्सपोर्टर्स को क्या फायदा होगा? भारत के लिए फायदा उन सेक्टर्स में है जो जॉब्स क्रिएट करते हैं, जैसे टेक्सटाइल्स, लेदर, मरीन प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स,
ये सब लेबर इंटेंसिव हैं। एक आंकड़ा यह है कि समझौते के लागू होते ही भारत के लगभग $33 बिलियन के एक्सपोर्ट पर टैरिफ शून्य हो जाएगा। $33 बिलियन, ये बहुत बड़ी रकम है। हमारे सूत्रों में क्या इसका कोई सेक्टर स्पेसिफिक ब्रेकडाउन है? मतलब क्या हम कह सकते हैं कि सूरत के हीरा कारोबारियों या तिरुपुर के कपड़ा मिलों को इसका सीधा फायदा मिलेगा? बिल्कुल, स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी और टेक्सटाइल्स दो सबसे बड़े लाभार्थी होंगे। ये वो सेक्टर हैं जो भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सीधे तौर पर एमएसएमई ग्रोथ और जॉब क्रिएशन से जुड़ा है। सोचिए, तिरुपुर में बनी एक टी शर्ट अगर यूरोप में 10% सस्ती बिके तो उसका सीधा असर यहाँ के ऑर्डर्स और रोजगार पर पड़ेगा। जॉब क्रिएशन की बात आई तो मेरे दिमाग में सबसे पहले कृषि क्षेत्र आता है, जहां भारत की आधी से ज्यादा आबादी काम करती है। टेक्सटाइल और लेदर की तरह क्या वहां भी इतनी ही बड़ी छूट दी गई है? हमारे स्रोत बताते हैं कि ये दोनों तरफ एक बहुत संवेदनशील मुद्दा था। हाँ, और यहाँ पर एक बहुत स्मार्ट कैलिब्रेटेड लिबरलाइजेशन मॉडल अपनाया गया है। कैलिब्रेटेड लिबरलाइजेशन मतलब सब कुछ नहीं खोला गया। भारत ने अपने किसानों के लिए जरूरी चीजों जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, गेहूं, चावल, पोल्ट्री को पूरी तरह प्रोटेक्ट किया है। ओके, अ सेंसिटिव लिस्ट। एग्जैक्टली। इसी तरह ईयू ने भी अपने किसानों के लिए बीफ और पोल्ट्री जैसे क्षेत्रों को बचाया है। लेकिन जहां कमर्शियल अपॉर्चुनिटी थी वहां बाजार खोला गया है। जैसे भारत से चाय, कॉफी, मसाले, प्रोसेस्ड फूड्स, फल और सब्जियां। और ईयू से भारत आने वाली चीजों में सबसे दिलचस्प उदाहरण वाइन का है। अच्छा। शराब पर टैरिफ 150% से घटकर 30-50% की रेंज में आ जाएगा। ओह, तो ये बड़ा चेंज है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि किसानों की रोटी को प्रोटेक्ट किया गया है, लेकिन ग्लोबल कंज्यूमर्स के लिए ऑप्शंस बढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो टैरिफ कम होना तो समझ आता है, ये हेडलाइन न्यूज़ है। लेकिन अक्सर असली रुकावटें छुपे हुए नियमों में होती हैं। स्रोतों में रूल्स ऑफ ओरिजिन, कस्टम्स फैसिलिटेशन और टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड जैसी चीज़ों का जिक्र है। ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगते हैं। ये टेक्निकल जरूर हैं, लेकिन इस डील की असली गहराई इन्हीं में छुपी है। एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहले रूल्स ऑफ ओरिजिन। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? क्या ये एक तरह का मेड इन इंडिया स्टैंप है जिसे ईयू मानेगा? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये पक्का करने का एक तरीका है कि कोई तीसरा देश, मान लीजिए चीन, अपना सामान भारत के रास्ते भेजकर इस डील का नाजायज फायदा न उठाए। अच्छा। सोचिए, भारत ईयू को शर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। रूल ऑफ ओरिजिन ये पक्का करेगा कि उस शर्ट का धागा, कपड़ा और सिलाई ज्यादातर भारत में ही हुई हो, ताकि कोई चीटिंग ना हो। हाँ, ऐसा ना हो कि चीन में बनी शर्ट पर बस मेड इन इंडिया का टैग लगाकर ईयू भेज दिया जाए। और इसमें सेल्फ सर्टिफिकेशन जैसी मॉडर्न व्यवस्थाएं हैं। मतलब भारतीय कंपनी खुद ये भरोसा दे सकती है, जिससे प्रक्रिया तेज हो जाती है। ओके, तो ये तो चीटिंग रोकने के लिए है। व्हाट अबाउट प्योर ब्यूरोक्रेसी? कस्टम्स पर सामान का हफ्तों तक अटके रहना एक्सपोर्टर्स के लिए एक नाइटमेयर होता है। उसके लिए है कस्टम्स फैसिलिटेशन चैप्टर। इसका एक ही मकसद है, ट्रेड को तेज, सस्ता और ज्यादा प्रेडिक्टेबल बनाना। इसमें डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, एडवांस रूलिंग्स यानी पहले से पता होना कि कितनी ड्यूटी लगेगी। अच्छा। और 48 घंटों के अंदर गुड्स को क्लियर करने जैसे टारगेट शामिल हैं। ये सीधे तौर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाता है। ये सब तो ट्रेड को आसान बनाने वाली बातें हैं, लेकिन फ्लिप साइड का क्या? ईयू अपने स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स के लिए जाना जाता है, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड या टीबीटी। पहले भी भारतीय आम या मिर्च पर क्वालिटी को लेकर रोक लग चुकी है। क्या ये डील इस मुश्किल को और बढ़ाएगी, खासतौर पर हमारे छोटे एमएसएमईज के लिए? ये एक बहुत वैलिड कंसर्न है और सोर्सेज बताते हैं कि इस डील में से एड्रेस करने की कोशिश की गई है। टीबीटी चैप्टर में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है कि अगर ईयू कोई नया टेक्निकल रेगुलेशन लाता है तो उसे 60 दिन के पब्लिक कंसल्टेशन के लिए रखना होगा। 60 डेज। हाँ, और उसे लागू करने के लिए कम से कम 6 महीने का नोटिस देना होगा। ओके, तो टाइम मिलेगा। हाँ, इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को तैयारी करने और अपनी बात रखने का समय मिलता है। तो ये सिर्फ ईयू के स्टैंडर्ड्स को थोपना नहीं है, बल्कि प्रोसेस को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और कंसल्टेटिव बनाना है। तो हमने गुड्स की बात कर ली, विजिबल टैरिफ्स की भी और हिडन रूल्स की भी। लेकिन आज के भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो सर्विसेज सेक्टर है। हमारे प्रोफेशनल्स, हमारी आईटी कंपनीज, क्या इस डील में उनके लिए कुछ बड़ा है? कहा जा रहा है कि ये भारत के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक गेन है। ये शायद इस समझौते का सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव हिस्सा है।
भारत को ईयू के 144 सर्विस सेक्टर्स में ऐसी एक्सेस मिली है जो डब्ल्यूटीओ के कमिटमेंट से कहीं ज्यादा है। 144 सेक्टर्स। हाँ, आईटी और बीपीओ तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे लीगल, अकाउंटिंग, आर्किटेक्चरल सर्विसेज, एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सब में भारत को बड़ा फायदा होगा। पर इससे भी बढ़कर मोबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल्स चैप्टर की बात हो रही है। इसका जमीन पर क्या मतलब है? क्या अब एक भारतीय इंजीनियर या मैनेजर आसानी से बर्लिन या पेरिस जाकर काम कर सकता है? हाँ, पहली बार भारत ने एक बड़े इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ इंस्टीट्यूशनल लेवल पर लेबर मोबिलिटी को सिक्योर किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी वीजा लेकर जा सकता है। राइट। लेकिन इसके तहत कंपनियों के लिए अपने मैनेजर्स या स्पेशलिस्ट को भारत से अपने यूरोपियन ऑफिस में भेजना आसान हो जाएगा। जो प्रोफेशनल्स किसी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने जा रहे हैं, उनके लिए नियम साफ होंगे। ओके। जो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट, उनके लिए भी एक फ्रेमवर्क होगा। ये भारत को एक पेपर पुशिंग बीपीओ डेस्टिनेशन से एक हाई वैल्यू ग्लोबल सर्विसेज इकोनॉमी के तौर पर एस्टैब्लिश करता है। और आज की दुनिया में ज्यादातर सर्विसेज तो डिजिटली डिलीवर होती हैं। डिजिटल ट्रेड के बारे में इस समझौते में क्या है? डिजिटल ट्रेड चैप्टर आज के समय के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। ये भारतीय स्टार्टअप्स, सॉफ्टवेयर कंपनियों और फिनटेक के लिए एक प्रिडिक्टेबल लीगल एनवायरनमेंट बनाता है। इसमें सोर्स कोड की प्रोटेक्शन, मतलब भारतीय कंपनियों को अपना सीक्रेट कोड ईयू को नहीं देना होगा। एग्जैक्टली। साथ ही क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो पर बैलेंस्ड रूल्स और ऑनलाइन कंज्यूमर प्रोटेक्शन जैसी बातें हैं। ये इनोवेशन को बढ़ावा देता है, साथ ही सरकारों को प्राइवेसी और सिक्योरिटी को रेगुलेट करने का अधिकार भी देता है। ओके। इस डील में एक और चीज पर बहुत जोर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और लेबर स्टैंडर्ड्स। ईयू अपनी हर ट्रेड डील में डालता है। अक्सर ये बस कहने की बातें होती है। क्या यहाँ ये सिर्फ टॉक है या इसके कुछ रियल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं? यहाँ पर इसके रियल टीथ हैं। सोर्सेस के मुताबिक ये इस डील का वैचारिक कोर है। इसमें पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी और वन संरक्षण जैसे एनवायरमेंटल कमिटमेंट शामिल हैं। ओके। साथ ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ के कोर प्रिंसिपल्स जैसे बाल श्रम पर प्रतिबंध और सेफ वर्किंग कंडीशंस भी इसका हिस्सा है। और ये सिर्फ वादे नहीं है, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी, एनफोर्सेबल और सिविल सोसाइटी द्वारा मॉनिटर किए जाने वाले प्रावधान हैं। कानूनी रूप से बाध्यकारी, ये एक इंटरेस्टिंग फ्रेज है, पर इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कोई भारतीय कंपनी इन एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करती, तो क्या होगा? और इन स्टैंडर्ड्स को अपनाने में हमारे एमएसएमईज को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? क्योंकि अक्सर बड़े नियम छोटी कंपनियों के लिए लागत बढ़ा देते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। अगर कोई पक्ष अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं करता, तो उसके लिए एक मजबूत डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम बनाया गया है। इसमें इंडिपेंडेंट पैनल्स होंगे, उनके फैसले बाइंडिंग होंगे। बाइंडिंग। और अगर कोई फैसले को नहीं मानता, तो दूसरा पक्ष जवाबी कार्रवाई जैसे रीइम्पोजिंग टैरिफ्स कर सकता है। अच्छा, तो कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हाँ, और जहां तक एमएसएमईज की बात है, चैलेंज जरूर आएगा। ये एक लागत है, लेकिन सोर्सेस का तर्क है कि लॉन्ग टर्म में ये भारतीय इंडस्ट्री को अपग्रेड करने में मदद करेगा। जब आपकी फैक्ट्री यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को मीट करती है, तो आप सिर्फ यूरोप को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अंत में इन सब का क्या मतलब है? What does this all mean? अगर हम इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखें, तो ये समझौता सिर्फ आंकड़ों और टैरिफ से कहीं बढ़कर है। बिल्कुल। सोर्सेस का निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है। इकोनॉमिकली ये समझौता भारत को यूरोपियन इकोनॉमिक सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट बनाता है। जियोपॉलिटिकली ये चीन केंद्रित सप्लाई चेन्स पर निर्भरता कम करता है और भारत को हाई स्टैंडर्ड रेगुलेटरी व्यवस्थाओं के साथ जोड़ता है। तो ये भारत को डेमोक्रेटिक इकोनॉमिक ब्लॉक्स के साथ अलाइन करता है। हाँ, यूएस, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सिर्फ एक आर्थिक या राजनीतिक समझौता नहीं है, बल्कि एक भू राजनीतिक और तकनीकी कदम भी है। एक अकादमिक सोर्स में से बहुत अच्छे से कहा गया है, ये ट्रांजैक्शनल ट्रेड डिप्लोमेसी से स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक गवर्नेंस की ओर एक बदलाव है। मतलब अब बात सिर्फ तुम मेरा ये सामान खरीदो, मैं तुम्हारा वो खरीदूंगा वाली लेन देन की नहीं रही। बिल्कुल। अब बात एक इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक गवर्नेंस बनाने की है, जहां दोनों पक्ष कॉमन रूल्स पर काम करेंगे। संक्षेप में, ये सिर्फ एक ट्रेड ट्रीटी नहीं है, ये दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं के बीच लंबे समय तक चलने वाले आर्थिक एकीकरण के लिए एक संवैधानिक ढांचा है। ये भारत को एक प्रोटेक्टेड इकोनॉमी से एक रूल इंटीग्रेटेड इकोनॉमी में बदलता है और ईयू को एक दूर के बाजार से एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर में। सोचने पर मजबूर करने वाले अंदाज में यहाँ एक विचार छोड़ते हैं,
स्रोत बताते हैं कि इस समझौते के माध्यम से यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रिंसिपल्स यानी पारदर्शिता, जवाबदेही और नियम आधारित शासन के सिद्धांत को भारत ईयू व्यापार के सिस्टम में लाया जा रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि भारत की रेगुलेटरी प्रथाओं को एक बड़े विदेशी ब्लॉक के साथ इतना करीब से जोड़ने के तात्कालिक आर्थिक फायदों से परे दीर्घकालिक और गैर आर्थिक परिणाम क्या हो सकते हैं? यह हमारी अपनी इकोनॉमिक डीएनए को भविष्य में कैसे बदलेगा?